दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इकाई 4 के बारे में, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। 10 नंबर का यूनिट है आपका दोस्तों, तो जाहिर सी बात है एक प्रश्न यहाँ से निबंधात्मक बनने के पूरे चांसेस हैं और एक या दो प्रश्न आपके छोटे यानी कि मल्टीपल चॉइस का प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है या फिर अतिलक उत्तरात्मक बनने के चांसेस हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ देखते हुए चलेंगे, जिससे पूरा यूनिट कवर हो जाए और कम से कम टाइम हमें लगे पूरा यूनिट कवर करने में। तो आइए पहला पॉइंट हम देखते हैं, संविधान में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। संविधान में सभी के लिए 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने का भी निर्णय दिया गया था अनुच्छेद 45 में, लेकिन यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत होने की वजह से बाध्यकारी नहीं था। स्वतंत्रता के लगभग 50 वर्ष बाद तक यह शिक्षा बच्चों का अधिकार न हो सका। अंततः 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 19 व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य 1993 के बाद संसद द्वारा शिक्षा को संवैधानिक अधिकार बनाया गया। यह देश के नागरिक अधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। अगला पॉइंट है, आज़ाद भारत में बुनियादी शिक्षा के प्रसार में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। शिक्षा को बाधक बनने वाले तत्वों के बारे में इसमें बात करेंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद आज़ाद भारत में बुनियादी शिक्षा न तो असरदार रही और न ही ज़्यादा समय तक चल सकी। बुनियादी शिक्षा का आधार शारीरिक श्रम और स्वावलंबन था, लेकिन इस विचार का अनुसरण नहीं किया जा सका। बुनियादी शिक्षा के अध्यापक खुद भी किसी उत्पादक कार्य के माध्यम से स्वावलंबी बनना नहीं सीख पाए और इसके प्रति गंभीर नहीं रहे। अक्सर जिन उत्पादक कार्यों को चुना गया वे कई जगह अव्यावहारिक सिद्ध हुए। कताई बुनाई पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर था। इसके लिए कपास उपकरण व प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धता सब जगह नहीं हो सकती थी। वहीं अन्य शिल्पों की अपेक्षा हुई जो स्थान विशेष के लिए उपयुक्त हो सकते थे। इसी क्रम में दोस्तों अगला टॉपिक है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशें। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि इंटरमीडिएट परीक्षा को विद्यालयी शिक्षा में शामिल किया जाए और विद्यालयी शिक्षा 12 वर्ष तक हो सके, बाद 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा हो। यह प्रस्ताव दरअसल विद्यालयी शिक्षा में एक रूपता और गुणवत्ता लाने का प्रयास था। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि महाविद्यालय स्तर पर प्रथम वर्ष में ऐसी शिक्षा दी जाए जो विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकारों से परिचित कराए और नागरिक के रूप में तैयार करने में सहायक हो। इसके बाद विद्यार्थियों को किन्हीं विशिष्ट विषयों में दक्ष होने की शिक्षा भी प्रदान की जाए। आयोग ने यह सुझाव भी दिया कि विश्वविद्यालयों में मौलिक अनुसंधान हो ताकि उसका प्रभाव जो है शिक्षण पर पड़े। उस समय देश में कुशल वैज्ञानिकों की आवश्यकता थी, इसलिए विज्ञान शिक्षकों को पर्याप्त वेतन और अनुसंधान सुविधाएं आदि देने की सिफारिशें की गई। अगला टॉपिक है कॉमन स्कूल सिस्टम की विशेषताएं क्या क्या है। तो कोठारी आयोग ने समान विश्वविद्यालय प्रणाली यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की, जिसके शिक्षा राष्ट्रीय विकास और सामाजिक व राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सशक्त माध्यम बन सके। इसके अतिरिक्त आयोग के अनुसार यह समाज के सभी बच्चों के लिए खुला होगा, भले ही वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, आर्थिक या सामाजिक परिस्थिति के हों। इनमें अच्छी शिक्षा तक पहुंच संपत्ति या वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि प्रतिभा के आधार पर होगी, जिसमें सभी विद्यालयों में समुचित स्तर की शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इनमें कोई शिक्षण शुल्क नहीं दिया जाएगा। इनमें एक सामान्य अभिभावक की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा ताकि वह अपने बच्चों को इस व्यवस्था के बाहर महंगे स्कूलों में भेजने पर विचार न करे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षक शिक्षा। तो कोठारी आयोग ने पाया कि शिक्षक शिक्षा अपने संकुचित दायरों में कार्य कर रही है। यहाँ उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा में आपसी समन्वय का अभाव है। इस कारण यह अकादमिक दुनिया में आ रहे बदलावों तथा उनकी बदलती ज़रूरतों से अनभिज्ञ रही। आयोग का मानना था कि इस अलगाव को दूर किए बिना शिक्षक शिक्षा में सार्थक बदलाव संभव नहीं है। उसका आग्रह था कि शिक्षक शिक्षा संस्थान आसपास के स्कूलों के मार्गदर्शन के रूप में काम करे। गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ उसका प्रसार करने की भी ज़रूरत महसूस की गई।
साथ ही उस प्रशिक्षण को विद्यालयों और समुदाय के साथ जोड़ने के महत्व को शिक्षा आयोग ने रेखांकित किया। उसकी मुख्य सिफारिशें, पहली सिफारिश है शिक्षा को शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी से अलग अकादमिक विषय माना जाए। पेडागोजी दोस्तों हम रीट सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो विश्वविद्यालयों में इस विषय के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू हों। अगला है चुनिंदा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग स्थापित हों जिनमें शिक्षक शिक्षण के कार्यक्रम विकसित हों और साथ ही शिक्षा के विषय में अध्ययन व अनुसंधान हो। शिक्षक शिक्षण संस्थानों में प्रचार कार्य को महत्वपूर्ण अंग माना जाए और उनमें प्रचार कार्य विभाग स्थापित किया जाए। चौथे नंबर पर है विश्वविद्यालयों अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के सहयोग से विद्यालयों में विषय शिक्षण को मजबूत बनाया जाए। पांचवा है शिक्षण पद्धति में सुधार हो तथा स्व शिक्षण संवाद आदि को बढ़ावा दिया जाए। छठा पॉइंट है यहाँ पे प्राथमिक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण 2 वर्ष की अवधि के हों जो माध्यमिक स्तर की विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के बाद हो। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो कोठारी आयोग की सिफारिशें काफ़ी विस्तृत हैं और शिक्षा के तमाम पहलुओं से जुड़ी हुई है। सरकार ने इन सिफारिशों को यथावत लागू तो नहीं किया किंतु उन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया। समिति ने शिक्षा आयोग के साथ साथ शिक्षा से संबद्ध कुछ अन्य मामलों पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके आधार पर 1968 में भारत सरकार ने शिक्षा नीति की घोषणा की जिसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, दूसरा है भाषाओं का विकास, तीसरा है यहाँ पे शैक्षिक अवसरों का समानीकरण, चौथा है कार्यानुभव और राष्ट्र सेवा, पांचवा यहाँ पे है विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान, छठे की हम बात करें तो किताबों का निर्माण, सातवां है परीक्षा और आठवां है माध्यमिक शिक्षा और नौवां यहाँ पे पॉइंट है शिक्षा का ढांचा। अगर दोस्तों ये प्रश्न आपके निबंधात्मक आ जाता है तो आप इनमें थोड़े थोड़े पॉइंट से लिखें जिससे आपका प्रश्न बड़ा आंसर आप उसमें दे पाएँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो 1986 की राष्ट्रीय नीति में सबके लिए शिक्षा को अपना उद्देश्य मानते हुए यह संकल्प लिया गया कि 1920 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा तथा 1995 तक सभी बच्चों को 8वीं कक्षा तक की शिक्षा अवश्य दी जाए। इसी तरह नीति में नामांकन तथा बच्चों के विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि से संबंधित विषयों के संदर्भ में भी लक्ष्य निर्धारित किए गए। इन प्रावधानों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र की चुनौतियों, खामियों से निपटने तथा निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ने की बात की गई। ये प्रावधान इस प्रकार हैं। तो पहला प्रावधान यहाँ पे है समान स्कूल व्यवस्था तथा प्रारंभिक शिक्षा बिना किसी जात पात, धर्म, स्थान, लिंग भेद के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। दूसरा है यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा में 14 वर्ष की अवस्था तक के सभी बच्चों को विद्यालय में भर्ती होने व विद्यालय में टिके रहने पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जाएगा। नंबर 3 पर है शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाए। महिलाओं में साक्षरता का प्रसार तथा उन रुकावटों को दूर करने जिनके कारण लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उन्हें प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। चौथा पॉइंट है यहाँ पे तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जाएगा। लड़के व लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की नीति पर पूरा जोर देकर अमल किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे शिक्षा के बोझ का अर्थ। तो 1990 के दशक में शिक्षा का बोझ भारत में अत्यंत चर्चित मुद्दा बनना था। इस मुद्दे को केंद्र बिंदु मानते हुए भारत सरकार ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था 1992 में। जुलाई 1993 में इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक शिक्षा बिना बोझ के रखा गया। इस प्रतिवेदन का मुख्य केंद्र स्कूली बच्चों के बोझ को कम करते हुए अधिक गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय सुझाना था। इसलिए यशपाल समिति ने निम्नलिखित क्षेत्र के इर्द गिर्द अपना कार्य किया। सभी स्तरों के स्कूली छात्रों को खासकर छोटे बच्चों पर शिक्षा के भार को कम करते हुए जीवन पर्यंत स्वाध्याय और कौशल विकसित करने की क्षमता सहित अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपायों के बारे में सलाह देना। समिति के अनुसार यह बोझ मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, भौतिक बोझ और सीखने का बोझ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे यशपाल समिति के सुझावों की समीक्षा। तो यशपाल समिति ने 1993 में अपना प्रतिवेदन सामने रख दिया था, परंतु वर्तमान शिक्षा के स्वरूप को देखने पर उस परिस्थिति में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आया है।
आज भी बिना बोझ के शिक्षा नहीं मिल रही है। यशपाल समिति के क्रियान्वयन से इस पर सरकार की जो मंशा भी है वह भी स्पष्ट हो जाती है कि यशपाल समिति का प्रतिवेदन आते ही मानव संसाधन मंत्रालय ने अपने संयुक्त सचिव श्री YEN चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक और समिति बनाकर उसे यशपाल समिति की सिफारिशों की जांच का काम सौंपा। यशपाल समिति की सिफारिशों स्वयं में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्गदर्शन प्रशस्त कर सकती थी। यदि सिफारिशों को अक्षरशः स्वीकार किया जाता, यदि सारी जो सिफारिशें हैं उनको सभी को स्वीकार किया जाता तो परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकती थी। तो आंशिक रूप से सरकार ने इसके बाद आए दस्तावेजों में इससे निपटने का प्रयास किया। इनमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रमुख है। इन दोनों पाठ्यचर्याओं ने सीखने का बोझ पर अपना ध्यान केंद्रित किया। दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आपने NCF 2005 पढ़ा होगा, NCF 2000 पढ़ा होगा, तो वो टॉपिक यहाँ पे है। इनका भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो आप इन टॉपिक्स को भी थोड़ा ध्यान से देख लें, जिनमें खेल में सीखना, बाल केंद्रित शिक्षा, निर्मितवाद करके सीखना, गृह कार्य न देने पर जोर देना प्रमुख है। तो बस दोस्तों यार आज के वीडियो में बस इतने ही यूनिट 4 के इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनसे आप अपना यूनिट जो है आसानी से कवर कर पाएंगे। अगर और भी इसके अलावा आप कुछ टॉपिक याद करना चाहते हैं तो अपनी बुक से या आपके पास कोई सीरीज है तो उससे आप याद कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करें। पर्सनली मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसकी PDF का लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ आपको दे दी जाती है।